सुबह वॉक करने जा रहा है, बिना कैमरे के तो इंसान वॉक ही करने नहीं गया कभी। सर्दियां खत्म हो जाती थी, जिसका मफलर नहीं निकलता था। भाई लोगों ने देखा है ना आपको उस तरीके से, और लोग आपको अब देखते हैं। कांग्रेस अब मेक श्योर करेगी कि अब केजरीवाल को सबसे पहले खत्म करना है। बीजेपी से ज्यादा ये कांग्रेस का मिशन बना हुआ है केजरीवाल को खत्म करना। और ये इंडी अलायंस जो कि पहले ही मर चुका था, अब उसका कहते हैं ना, अब उसका नमाज जनाजा जो है ना, अब वो पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ से इंडी अलायंस खत्म है, अब नहीं चलेगा ये अलायंस। मुसलमान किसी एक पार्टी का वोटर नहीं है इस देश में, कभी रहा नहीं है, न है, न कभी होगा। उसका कमिटमेंट सिर्फ एक है कि भाई बीजेपी को या आरएसएस की विचारधारा को जो भी हरा सकता है इस देश में, हम उसके वोटर हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। आप हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए हैं और हमने प्रदीप भंडारी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, अगर आपको याद होगा। और उस पॉडकास्ट में जो बातें कही थी हमने, वो एज इट इज सही साबित होती हुई आ रही हैं। और 48 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जीत ली हैं। 70 में से आम आदमी पार्टी 22 सीटों पे है और कांग्रेस 0। और आज सुबह से वो मीम भी चल रहा है, राहुल गांधी बार पूछ रहे हैं सर 0 चेक कर लो, जैसे पेट्रोल पंप पे पूछते हैं। लेकिन इसका जो एनालिसिस है, आप सुबह से बहुत सारा आप सुन रहे होंगे कि अलग अलग जो एनालिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि भाजपा जीती कैसे और केजरीवाल कैसे हारे। लेकिन एक मूल मुद्दा है जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, वो हम आपको आज बताएंगे कि जो मेन कारण है केजरीवाल की हार का वो क्या है। भाजपा की इस प्रचंड जीत के पीछे जो फैक्टर था वो एक फैक्टर क्या था। और तीसरी चीज कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भविष्य अब क्या होगा। ये तीनों चीजें हम आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि केजरीवाल की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। केजरीवाल की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है विश्वासघात, वो है झूठ, वो है धोखा। इस देश में नेता बनते हैं, पार्टियां बनती हैं, लेकिन हर नेता, हर पार्टी के पीछे एक USP होती है, एक उसका ब्रांड होता है जिससे कि वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब जब भी वो नेता कभी भी या वो पार्टी अपने उस ब्रांड से, अपने उस USP से कॉम्प्रोमाइज करती है तो जनता को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, या उसके वोटर को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे जो भी हो, अपनी अगर उस USP से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया तो उसका नतीजा उन्होंने भुगता है। अपनी USP को छोड़कर किसी भी दूसरे मुद्दे पे अगर वो जंप करते हैं और अपने मुद्दे से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आप एक के बजाय 4 मुद्दे रख सकते हैं, लेकिन अपने मेन USP को हटा करके अगर आप 3 नई चीजें लेके आते हैं, वो जनता को या आपके उस वोटर को वो चीज पसंद नहीं होती। केजरीवाल का ब्रांड क्या था? केजरीवाल का ब्रांड था, और मैं आपको ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देके बताऊंगा कि मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा हूं या ये बात किस तरह से सही है। केजरीवाल का जो सबसे बड़ा USP थी वो थी ईमानदारी, कि कट्टर ईमानदार। इस देश में ईमानदार बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन कट्टर ईमानदार एक ही था, उसका नाम था अरविंद केजरीवाल। अगर कट्टर ईमानदार व्यक्ति अपनी उस छवि को डेंट कर दे, अपनी उस कट्टर ईमानदारी से कॉम्प्रोमाइज कर ले, या उसके ऊपर डेंट चला जाए, या उसके ऊपर ये आक्षेप लग जाए कि यार ये कट्टर ईमानदार नहीं है, तो फिर वो ब्रांड खत्म है। दैट ब्रांड इज फिनिश्ड। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उसकी जो USP है वो हिंदुत्व है, उसका जो कोर है, जो कोर विचारधारा है वो हिंदुत्व है। भाजपा जिस भी दिन उस अपने हिंदुत्व के मुद्दे से पीछे हट गई, उस दिन भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कितना भी विकास का नारा लगा ले, अगर आपको याद होगा 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, तो उस समय यही अरुण शौरी, सुधींद्र कुलकर्णी जैसे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शीर्ष नेतृत्व के साथ, मतलब आडवाणी जी और अटल जी के साथ उनके पिछलग्गू थे, उनके साथ साथ घुमा करते थे। उन्होंने बताया सर हिंदुत्व छोड़िए, इंडिया शाइनिंग के नाम पे लड़िए, विकास के नाम पे चुनाव लड़िए। कि भाई हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया, स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको कहते हैं, जो इंडिया में पहली जो 4 लेन रोड्स बनी और 4 मेट्रो सिटीज को आपस में कनेक्ट किया गया उसके थ्रू। कहे सर हमने इतना डेवलपमेंट किया है, हमने, आप इंडिया शाइनिंग के नाम पे चुनाव लड़िए ना, हिंदुत्व के ऊपर क्यों चुनाव लड़ना है। अटल जी ने कहा, आडवाणी जी ने कहा ठीक है भाई हम लड़ते हैं। नतीजा क्या निकला उसका नतीजा ये निकला था कि भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव बुरी तरीके से हार गई थी। पर कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। क्यों? वोटर को क्या चीज पसंद नहीं आई? वोटर को पसंद नहीं आया कि भाई आप अपने कोर मुद्दे से पीछे कैसे हट गए, आप इन किन चीजों में लग गए हैं। आप पाकिस्तान के साथ पीस समझौता कर रहे हैं, शांति समझौता हो रहा है, आगरा में मुशर्रफ आके बैठा हुआ है। भाई हम आपको वोट पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए, हम तो आपको अखंड भारत के लिए वोट देते हैं, हमारी तो विचारधारा अखंड भारत की थी।
अगर पाकिस्तान से बातचीत ही करनी है और पाकिस्तान के साथ दोस्ती यारी ही करनी है, उनके साथ प्यार की पींगे ही पड़नी है, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या बुरी थी? तो जनता ने क्या किया कि आप अपने वादे से पीछे हटे, आप अपने मुद्दे से, अपनी विचारधारा से पीछे हटे, आपने उसको मुद्दा बनाया ही नहीं। अगर आपके लिए मुद्दा नहीं है तो ठीक है, हम आपको सबक सिखाएंगे। और 2004 में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दे दिया। सिमिलरली 2014 में क्या हुआ? जनता जब फ्रस्ट्रेट हुई तो मोदी ने अल्टरनेटिव दिया। मोदी ने जब आकर के इंटरव्यूज दिए, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान से उसकी भाषा में बात करो, कि हिंदुस्तान में हमला होता है, आप जा करके जो है अमेरिका में रोते हो, ओबामा ओबामा करते रहते हो, अरे पाकिस्तान जाओ ना, लाहौर जाओ। तो जनता ने कहा कि हाँ, अब ये आए अपने मुद्दे के ऊपर वापस। तो जनता ने उनको 2014 में प्रचंड बहुमत देकर के, पूर्ण बहुमत देकर के उनकी सरकार बनाई, क्योंकि इतने स्पष्ट तरीके से पाकिस्तान को या भारत की जो मूल्य थे या भारत के जो इश्यूज थे उनके ऊपर कोई और बात करने वाला नहीं था। मोदी पहले नेता थे जिन्होंने खुल करके बोला इसके ऊपर, आतंकवाद के ऊपर अपनी राय खुल के रखी, हिंदुत्व के ऊपर अपनी राय खुल करके रखी, उन्होंने विकास की भी बात की, उन्होंने गुजरात मॉडल की भी बात की, लेकिन अपने उन मुद्दों को साइडलाइन नहीं किया। जनता ने उनको सपोर्ट दे दिया। केजरीवाल के साथ क्या प्रॉब्लम थी? केजरीवाल के साथ प्रॉब्लम यही थी कि उनका जो ब्रांड था, जो उनकी यूएसपी थी कट्टर ईमानदार की, जब उन्होंने शीश महल बनाया, जब वो शराब घोटाले में जेल गए और एक बार नहीं, दो बार नहीं, दर्जनों बार जब उनकी जो बेल की याचिकाएं हैं वो खारिज होती रही, बिकॉज कोर्ट के पास पुख्ता सबूत थे। कोर्ट के सामने ऐसे सबूत रखे गए थे कि भाई ये जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं और इनसे पूछताछ की जानी चाहिए क्योंकि वो दोषी हैं उस चीज के। तो क्या हुआ? जनता के बीच में एक मैसेज गया और दिल्ली का हाल, आप क्या क्या बातें करके आए थे? आपने कहा जी हम दिल्ली को वेनिस बना देंगे, यमुना को अगर हम साफ नहीं करेंगे तो आप हमको वोट मत देना। 11 साल में आप यमुना का एक बूंद पानी साफ नहीं कर पाए। मतलब ऐसा कोई वादा नहीं था आपका जो आपने पूरा किया हो। दिल्ली को आप वेनिस तो छोड़िए, दिल्ली को तो आपने मतलब, मैं आपको बताता हूं, आप में से जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं, आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स देखे होगी, बहुत सारे चैनल्स ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। खुद जो मुख्यमंत्री थी, स्टेपनी मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सड़कें जो है टूटी हुई हैं। हर मॉनसून में, हर बारिश के महीने में आप देख लीजिए, उनके पूरे दिल्ली में जो है कमर तक पानी लगा हुआ है, गलियां भरी हुई हैं, लोगों के घर के अंदर पानी फंसा हुआ है। कच्ची बस्तियों को आपने, कच्ची बस्ती के वोटर से आपने उसका वोट तो लिया, लेकिन कच्ची बस्ती के वोटर्स को दिया क्या? कुछ भी नहीं। आपने कहा ठीक है हम फ्री की बिजली और फ्री का पानी दे दिए, बात खत्म। 200 यूनिट बिजली फ्री और इतना पानी फ्री, और फिर जाओ, हमें काम करने की जरूरत क्या है? फिर आप शराब घोटाला करने लग गए। आप दिल्ली की जनता को, अब आप सोचिए कि दिल्ली में इंसान जो, और ये मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं जो आपको आमतौर पे लोग नहीं बताएंगे, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज है, समाज के स्तर पे समाज किस तरीके से सोचता है। अब आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति जो दिन का 1 क्वार्टर शराब पीता था, आपने ऐसी शराब नीति आप लेके आए वहां पे दिल्ली में कि एक के ऊपर एक फ्री ले जाओ। शराब घोटाला क्या था कि भाई एक के ऊपर एक फ्री है, यानी कि जो इंसान दिन का 1 क्वार्टर पीता था वो एक खंभा पीने लग गया। यूपी पुलिस को यूपी और दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर नाकेबंदी करनी पड़ गई, क्योंकि गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के, मेरठ के जो लोग थे वो लोग जाके दिल्ली शराब खरीदने जाने लग गए, क्योंकि आधे रेट पे एक तरीके से शराब मिलने लग गई। तो होता क्या है, जो शराब पीने वाला इंसान है या जो हैबिचुअल ड्रिंकर है, वो अगर 1 क्वार्टर पीता था वो एक खंभा पीने लग गया। ये नहीं उसके पैसे बचने लग गए, दिल्ली में लोग बीमार पड़ने लग गए, एक्सीडेंट्स बढ़ गए, महिलाओं का जीवन बिल्कुल बदहाल हो गया था। उनके घर में जो उनके हस्बैंड्स थे या उनके बच्चे थे वो दिन दिन भर शराब पी रहे हैं। इतनी सस्ती शराब हो गई दिल्ली में, तो उन महिलाओं का तो वोट नहीं मिलना था उनको। जो मूल कारण है केजरीवाल की हार का वो यही है कि ब्रांड केजरीवाल के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट लग गया है। उन्होंने अपने मूल से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपने मूल सिद्धांत से समझौता कर लिया। अगर कट्टर ईमानदारी नहीं है तो फिर हमें केजरीवाल क्यों चाहिए, सवाल पैदा होता है। तो फिर अगर हमें भाजपा को देना तो हम भाजपा को देंगे, और भाजपा को हटाना हो तो हम कांग्रेस को दे देंगे। हमें केजरीवाल क्यों चाहिए? अगर केजरीवाल ने भी वही काम करने हैं जो कांग्रेस करती थी तो अच्छा हम कांग्रेस को वोट दे दें। इसमें एक ट्विस्ट भी है, कांग्रेस ने इस बार ये निर्णय कर लिया था कि हमें अब आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, क्योंकि अगर आप पूरे राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में देखें, जहां जहां पे भी लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वहां पे जो रिप्लेसमेंट उनको मिल रही है वो नॉर्मली कांग्रेस पार्टी होनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी जाकर के वहां चुनाव लड़ रही है और जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं वो डिवाइड हो जा रहे हैं 2 हिस्सों में। जैसे हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने, अब तो कांग्रेस पार्टी ने एडमिट कर लिया ना ऑन रिकॉर्ड, हरियाणा में हमने इनको 5 सीटें ऑफर की थी,
भैया 5 सीटों पे आप लड़ लीजिए, हम 5 सीटें छोड़ देते हैं आपके लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि नहीं, हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। नतीजा क्या हुआ? जो एंटी बीजेपी वोट था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का चुनाव जीत गई। इसी तरीके से जब शिरोमणि अकाली दल को वहां हटाना था पंजाब में, तो शिरोमणि अकाली दल को हटा करके जनता जो है उसने वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया, उसने उठा करके वोट आम आदमी पार्टी को दे दिया। कांग्रेस को ये चीज समझ में आई और ये सेम चीज उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, हर जगह हो रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस का वोट काट ले जा रही है। तो इन्होंने निर्णय किया कि हम अपने जो सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं, हम खुल के चुनाव लड़ेंगे और खास तौर पे जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है, इस लीडरशिप के खिलाफ हम अपने सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट खड़े करेंगे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो केजरीवाल हो। इनको अब हम टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, अब हम इनको इन्हीं की दवाई देंगे, जो ये हमारे साथ करते हैं अब हम इनके साथ करेंगे। और उन्होंने निर्णय किया कि भाई सब भाजपा से ज्यादा जो हमारे लिए थ्रेट है वो आम आदमी पार्टी है, भाजपा से ज्यादा हमें जो नुकसान पहुंचा रहा है वो आम आदमी पार्टी पहुंचा रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया कि भाई सबसे पहले तो ये आम आदमी पार्टी को खत्म करो, केजरीवाल का राजनीतिक करियर हमको खत्म करना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को हमें खत्म करना पड़ेगा। और मैंने डीओ न्यूज पे आपको पहले भी कई बार बताया है पिछले 1.5-2 साल में कि कभी भी कुछ भी होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेती है या इनके नेता जेल जाते हैं या इनके खिलाफ कुछ भी होता है या इनकी पार्टी तोड़ ली जाती है, कांग्रेस पार्टी कभी भी विरोध नहीं करेगी। वो खाना पूर्ति कर देंगे, एक फर्ज अदायगी कर देंगे, चलो ठीक है, हाँ नहीं बहुत गलत हुआ, इनके साथ नहीं होना चाहिए था, बट कभी भी कांग्रेस पार्टी उसको प्रोटेस्ट नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस तरह के इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से भी 4 हाथ आगे जाकर के राजनीति कर रही है, चाहे वो मुस्लिम अपीजमेंट की हो, चाहे वो सोशलिज्म की हो, चाहे वो फ्रीबीज की हो। अब देख लीजिए जितने भी कांग्रेस की नीतियां हैं वो उसको 4 टाइम्स मल्टीफोल्ड करके उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं है और कांग्रेस पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो आम आदमी पार्टी बनी हुई है अलग अलग क्षेत्रों में। और मैं आपको बताऊं, देश की जो 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों को ये सूट नहीं करता है कि जो ये क्षेत्रीय दल हैं, ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो अलग अलग राज्यों में सरकारें बनाती हैं, ये एग्जिस्ट करें। वो चाहते हैं कि देश में 2 ही अल्टरनेटिव होने चाहिए, बीजेपी और कांग्रेस, इनके अलावा तीसरा अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। ये दोनों के ही हित में नहीं है। और क्षेत्रीय दल अगर आप देखिए तो क्षेत्रीय दलों का करप्शन, क्षेत्रीय दलों का की जो राजनीति है, जिस तरह की वो हिंसक राजनीति करते हैं और जिस तरीके का वो अथाह भ्रष्टाचार करते हैं, वो भ्रष्टाचार मतलब राष्ट्रीय पार्टियां नहीं कर पाती उस लेवल पे जाकर के। ये मैं आपको वास्तविकता बताता हूं। पंजाब में आज आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार में जितना भ्रष्टाचार है या शिरोमणि अकाली दल की सरकार में जितना भ्रष्टाचार होता है वो कांग्रेस की पार्टी में आपको उतना नहीं दिखेगा, या कभी बीजेपी की सरकार वहां बनेगी तो उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा उस लेवल पे। क्योंकि ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं इनका कोई मॉरल कंपस नहीं होता है। इनको पता है कि हम इस क्षेत्र की पार्टी हैं, हमको अपनी राजनीति इसी क्षेत्र में करनी है, हमको बाहर वाले को ना जवाब देना है, ना हमें बाहर वाले से कोई लेना देना है। हमारी पार्टी कभी उड़ीसा तो जाएगी नहीं चुनाव लड़ने। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनको ये पता होता है कि अगर हमारे किसी एक राज्य में भी अगर कोई बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल हो गया तो उसका खामियाजा हमको अपने दूसरे राज्यों के चुनाव में भी भरना पड़ेगा, उसका नुकसान हमको वहां झेलना पड़ेगा। तो इस तरह की जो पार्टियां होती हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत ईमानदार होती हैं और वो करप्शन नहीं करती हैं, होते हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर चलती हैं वहां चीजें। लेकिन जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, खुल के। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारें देखी हैं उनको पता है कि यार उनकी सरकार में भ्रष्टाचार का क्या स्तर था, उत्तर प्रदेश में किस लेवल पे भ्रष्टाचार नहीं होता था। थाना, तहसील, बिजली विभाग, जल निगम, ग्रामीण विकास, आप कहीं चले जाइए, पंचायत से लेकर के ऐसे कोई डिपार्टमेंट नहीं था जहां भ्रष्टाचार नहीं होता था और बिना पैसा दिए आपका कोई काम हो जाए। लेकिन क्या अब उतना होता है? नहीं होता है। इन दोनों पार्टियों के हित में ये है कि ये क्षेत्रीय दल खत्म, और देश के हित में भी यही है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, ये जो रीजनल पार्टीज हैं, ये ना रहें। आप दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाइए, जितने भी विकसित देश हैं, वहां पे भी आपको ये चीज मिलेगी। वहां पे 2 पार्टियां होती हैं। अमेरिका में देख लीजिए रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट्स हैं। यूके चले जाइए कंजर्वेटिव्स हैं और लिबरल पार्टी है। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम में एक तो वोट का डिवीजन बहुत ज्यादा होता है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है, और जो क्षेत्रीय दल होते हैं इनकी कोई नेशनल कमिटमेंट नहीं होती है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई कमिटमेंट नहीं होती है, इनका अपना खुद का हित। और आप देख लीजिए जितने भी क्षेत्रीय दल हैं ये सारे परिवार चलाते हैं, परिवार ओन करते हैं। आप डीएमके देख लीजिए तमिलनाडु में, डीएमके क्या है? वो एक परिवार की पार्टी है। वाईएसआर कांग्रेस देख लीजिए, वो वाईएसआर रेड्डी के परिवार की पार्टी है। वो उसका बेटा जगन मोहन रेड्डी सक्सेसर बना उसका। आप चले जाइए
उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी यादव परिवार की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी है वो। और जितने भी क्षेत्रीय दल ऐसे नेतृत्व के हाथ में गए जिनके अपने खुद के कोई परिवार नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, जैसे बहुजन समाज पार्टी आप देख लीजिए मायावती की, आप AIADMK देख लीजिए तमिलनाडु में जो जयललिता की पार्टी थी, सारे खत्म हो गए, वो कोई फैक्टर ही नहीं रह गए। अब जैसे ही वो व्यक्ति चला गया पार्टी खत्म हो गई। तो ये जो उनका जो हित होता है ना इस तरह के क्षेत्रीय दलों का, या तो व्यक्तिगत होता है या अपने परिवार का हित होता है, वही उनकी राजनीति का निर्धारण करता है। वो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के, रीजनल आइडेंटिटीज को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, इन चीजों को लेकर के राजनीति करते हैं। लेकिन उसके पीछे जो हित होता है वो उनका अपना व्यक्तिगत होता है। वो उस भाषा को बोलने वालों का हित नहीं होता है, या उस क्षेत्र का हित नहीं होता, उस राज्य का हित नहीं होता है। वो हित उनका अपना व्यक्तिगत होगा। उसके लिए चाहे उनको हिंदुत्व का समूल नाश करने की बात बोलनी पड़े, चाहे उसके लिए उनको भाषा के आधार पर लोगों को टारगेट करना हो, उनको मारना पीटना हो। आप देख लीजिए ना, राज ठाकरे आए थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना के, मन से उसकी अपनी पार्टी है, वो नहीं रहेगा, उसका बेटा करेगा राजनीति उस पार्टी से। ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं इन सब की स्ट्रैटेजी यही है। मन से जब आई थी तो नॉर्थ इंडियंस को मारना, उनके सब्जी के ठेले पलटना, दुनिया पूरे महाराष्ट्र में, उस समय में महाराष्ट्र में ही रहा करता था, पूरे महाराष्ट्र में चला सबका दिमाग खराब हो रखा है। क्या हुआ, वो मन से कहाँ गई? अब क्या उत्तर भारतीय नहीं रहते हैं महाराष्ट्र में? उत्तर भारतीय अभी भी रहते हैं वहाँ। जिस तरह से बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग छत्तीसगढ़ के अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करते हैं, बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करते हैं, साउथ के अलग अलग एरियाज में जाके काम करते हैं, साउथ के अलग अलग शहरों में जाकर के वो IT में जॉब करते हैं। जिस तरह से बहुत सारे साउथ के जो लोग हैं, चाहे वो केरला के हो, चाहे तमिलनाडु के हो, चाहे आंध्र प्रदेश के हो, चाहे तेलंगाना, चाहे कर्नाटका, वो विदेशों में जाकर के, दूसरे देशों में जाकर के काम करते हैं। सब सारी चीजें तो वही है ना। बदला क्या है? मनसे की राजनीति खत्म कैसे हो गई? क्योंकि आपको एक पुश चाहिए होता है अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए। जैसे केजरीवाल ईमानदारी का, भ्रष्टाचार विरोध का, अन्ना हजारे का एक आंदोलन जो है उसको लेकर के आए, उनको एक पुश चाहिए था, वो पुश मिल गया, वोट भी मिल गया, सत्ता में भी आ गए। हुआ क्या? हुआ वही जो वो थे, जैसे बेईमान इंसान थे, फोर्ड फाउंडेशन से पैसे खाए थे। मेरे जैसे लोग जो इतने सालों से चीखते आ रहे थे कि भाई ये फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा फंडेड और वेटिकन सिटी, ये मदर टेरेसा के NGO में काम करने वाला, और ये इंसान ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। जो भी इंसान विदेश से पैसा खाता है, विदेशी संस्थाओं से पैसा खाता है, और उन संस्थाओं से पैसा खाता है जो संस्थाएं US डीप स्टेट चलाती है। फोर्ड फाउंडेशन को पैसा कौन देता है? फोर्ड फाउंडेशन को पैसा देता है CISA संस्था। वो उनका इस्तेमाल करती हैं अपना एजेंडा, अपनी राजनीति, अपना जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट दूसरे देशों में जाकर के निकालने के लिए। जैसे USAID है, जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप आजकल बात कर रहे हैं, हम उसके ऊपर डिफेंसिव ऑफेंस पे एक वीडियो बनाएंगे। USAID क्या है? लोग कहते हैं देखिए USAID ने तो IIT कानपुर को भी पैसा दिया, देखिए USAID ने तो फलाने को भी पैसा दिया। तो मैंने इसी पे बात पे बोला कि मैंने कहा भाई आप हफ्ते में 1 दिन चर्च जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि बाकी के 6 दिन आप दूसरों को गोलियां मारते फिर और आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जी आप चर्च भी तो जाते हैं संडे को। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। USAID एक्सटेंशन है CIA की। ये USAID ही नहीं, USAID हो गया, ये कार्नेगी एंडाउमेंट, ये आपका फोर्ड फाउंडेशन, ये सब जितने भी हैं, ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये जितने भी फाउंडेशन बने हुए हैं, इनका कोई लव लॉस नहीं है भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए। ये CIA के जो अपने इंटरेस्ट होते, या जो नियोकॉन्स हैं, या जो वॉल स्ट्रीट में बैठे हुए जो वेल्दी बिजनेसमैन हैं, जो बिलियनियर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ये बने हैं, उनका एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। ये 70% अगर समाज सेवा करते तो उसमें 30% का जो फैक्टर है ना, वो 30% अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट निकालते हैं, वो 30% पैसा उस काम में जाता है। तो इस तरह की संस्थाओं से अगर आप पैसा खाते हैं, केजरीवाल जैसे लोग राजनीति करते हैं, तो भाई आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं एक आम इंसान के तौर पे मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर लूं? ठीक है, आम इंसान को नहीं पता, आम इंसान को जियोपॉलिटिक्स का नहीं पता, वो आपकी बातों में 1 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, लेकिन आप हकीकत तो कितने दिन छुपाएंगे? कितने दिन आप ढक के रख सकते हैं? आपकी सरकार बनी, आप 5 साल सत्ता में रहे, 5 साल की सत्ता के बाद आप जैसे ही अगली बार चुनाव में गए और आप जीते, आप अपनी औकात पे आ गए, आपने 50-50 करोड़ के बंगले बनवाने शुरू कर दिए, आपने शराब घोटाला शुरू कर दिया, आप सैकड़ों करोड़, आप कहाँ वो मफलर बांध करके खांसते खांसते दुबले पतले केजरीवाल भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, वहाँ से आप उठते हैं और आप 1.5 कुंटल का आपका वजन हो चुका है, शुगर हो चुका है, आपको डायबिटिक हो चुके हैं, पेट फेंका जा रहा है, 50-50 हज़ार की जैकेट पहन के घूम रहे हैं, वैगनार गायब हो गई, वो वैगनार जो घुमा करती थी, सारा मीडिया पागल हो रखा था उस वैगनार के पीछे पीछे, वो वैगनार कहाँ गई किसी को नहीं मालूम, करोड़ों की गाड़ियों में घूमने लग गए, प्रोटोकॉल ले लिया। तो जनता को सारी चीजें दिखाई देती हैं
भाई साहब आप तो भ्रष्ट हो, आप आम आदमी पार्टी बनाई तो आप आम आदमी पार्टी का आपने चोला ओढ़ा, आपने अपने कान के ऊपर घुमा करके मफलर बांधा, उसके ऊपर टोपी लगाई और फटी सी वो टूटी हुई चप्पल और एक फटीचर टाइप पैंट और शर्ट और ऊपर से एकदम नॉर्मल सा 100-150 रुपए का स्वेटर डाल करके वाइफ के साथ आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते थे मीडिया को लेकर के। लोग मोदी जी से पूछते हैं कि अपनी माँ के पास जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं। मेरे ख्याल से ये कन्हैया कुमार और ये कांग्रेस पार्टी वाले बार बार बोलते थे अपनी माँ से कोई कैमरा लेके मिलने जाता है। भाई वो तो देश का प्रधानमंत्री है, वो तो जहां जाएगा वहां कैमरा जाएगा। वो चाहे अपनी माँ के पास जाए, वो चाहे किसी टनल का उद्घाटन करे, चाहे वो अटल टनल का उद्घाटन करे, वो कुछ भी करेंगे, कैमरा तो रहेगा ही रहेगा वहां, चाहे जहां भी जाएंगे। वो विदेश भी जाते हैं कैमरा जाता ही है ना। उनके साथ तो दूरदर्शन की टीम चलती है, वो चाहे जहां भी जाए इस देश में। प्रोटोकॉल है उनका, कानून है, नियम है। लेकिन इनसे कभी केजरीवाल से किसी ने पूछा भाई साहब अगर रोज सुबह जब आप वॉक करने जाते हैं तो मीडिया को लेकर, और सबसे ज्यादा ये काम एनडीटीवी ने किया था उस टाइम। एनडीटीवी और ये जो इंग्लिश स्पीकिंग जो मीडिया था, ये राजदीप सरदेसाई टाइप के लोग जो अलग अलग चैनलों में बैठे हुए थे, ये उसके पीछे पीछे कैमरा घुमाते थे। सुबह वॉक करने जा रहा है, बिना कैमरे के तो इंसान वॉक ही करने नहीं गया कभी। सर्दियां खत्म हो जाती थी, इसका मफलर नहीं निकलता था। भाई लोगों ने देखा है ना आपको उस तरीके से, और लोग आपको अब देखते हैं। अगर तस्वीर लगा दूं 2014 की और अभी के केजरीवाल की, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि यार ये वही केजरीवाल है। न शक्ल से, न बॉडी से, न कपड़ों से, न जूतों से, न चप्पल से, किसी चीज से नहीं पहचान पाएंगे। तो ये क्या है? ये है डैमेज। जब आपने अपनी कोर विचारधारा से समझौता किया, ये है इनके हार का कारण। और कांग्रेस, मुझे जहां तक मेरा एनालिसिस है, कांग्रेस अब मेक श्योर करेगी कि अब केजरीवाल को सबसे पहले खत्म करना है। बीजेपी से ज्यादा ये कांग्रेस का मिशन बना हुआ है केजरीवाल को खत्म करना। और ये इंडी अलायंस जो कि पहले ही मर चुका था, अब उसका कहते हैं ना, अब उसका नमाज जनाजा जो है ना, अब वो पढ़ा जा रहा है। अब यहां से इंडी अलायंस खत्म है, अब नहीं चलेगा ये अलायंस। और जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो गलतियां की थी, जिसके लिए हमने इनको लोकसभा के चुनाव के बाद क्रिटिसाइज भी किया और आप लोगों ने पसंद किया, भाजपा वालों को बहुत बुरा भी लगा। जो इनके जो ट्रोल्स होते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, उनको बुरा नहीं लगा, और ना ही उन लोगों को बुरा लगा जो कार्यकर्ता हैं, ये जो इंटरनेट पे जो घूमते हैं 2-4, इनको बहुत बुरा लगा था कि भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। बीजेपी ने अपनी 2024 की गलतियों से सीखा है, बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, और बीजेपी ने ये मेक श्योर किया कि यार ये गलतियां अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन गलतियों से सीख करके उन्होंने ये चुनाव लड़ा है, और अच्छा चुनाव लड़ा है। और मैंने और प्रदीप भंडारी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया था, आप लोगों ने देखा था। वो भी मतलब ऑन कैमरा तो देखिए कुछ अनुशासन होता है पार्टी का, इंसान बहुत सारी बातें बोलता है, बहुत सारी बातें नहीं भी बोलता है, लेकिन ऑफ कैमरा भी जो उन्होंने मुझसे बातें बताई थी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि जी हम बहुत कंफर्टेबली जीत रहे हैं। और ये जितना भी मीडिया आप देख रहे हैं ना, जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी, हार जाएगी या जीतेगी, मतलब आ जाएंगी 25-30 सीटें आ जाएंगी, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, कि ये सारी चीज़ें गलत होंगी। बिकॉज ग्राउंड पे मैं घूम रहा हूँ और मुझे लग रहा है, और एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, वो दिल्ली से नहीं है, किसी दूसरे राज्य से हैं, वो भी यहाँ पे चुनाव प्रचार में आए हुए थे, और उनको भी दिल्ली का एक पूरा इलाका उनको मतलब दिया गया था कि भाई पूर्वी दिल्ली या पश्चिमी दिल्ली जिस तरह अलग अलग जोन्स में डिवाइड है, तो उनको दिया गया था कि भाई आप इसको देखिए। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे भी ऑफ द रिकॉर्ड पूछा था, हम कहीं खाने पे मिले थे, तो उन्होंने भी बताया कि जी हम चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। और कह रहे थे मेरे क्षेत्र का, मैं आपको बता दूं कि मेरे क्षेत्र में लगभग 70-80% सीटें हम जीत रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और मुसलमान वोट, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 3% मिला था, इस बार मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को 12 से 13% मिला है। यानी कि मुसलमान वोटर भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट दिया है। मतलब ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और बीजेपी को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। अपनी ये गलती उन्होंने की है इस चुनाव में, आशा करते हैं आगे नहीं दोहराएंगे। कि जो महिला प्रियंका गौतम, जो कि मनुस्मृति जला रही थी चुनाव से 2 महीने पहले तक, आपने उसको पार्टी में लिया और उसको आपने कोंडली से आपने विधानसभा का टिकट भी दे दिया। हार गई है चुनाव, और वोटर्स ने, मैंने आपको जिस पॉइंट से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था कि आप अपने जो कोर इशू है ना, जो कोर मुद्दा है, उससे आप जब भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जनता उसको बर्दाश्त नहीं करती कभी। वो चाहे किसी का भी वोटर हो, किसी भी पार्टी का वोटर हो। जैसे मुसलमान वोटर है इस देश में, मुसलमान वोटर का क्लियर है कि भाई हमको, मुसलमान सबसे नॉन कमिटल वोटर है इस देश का, मैं आपको बता रहा हूं, और सबसे ज्यादा कमिटेड वोटर भी है। अब आप कहेंगे ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? इसका कारण ये है कि मुसलमान किसी एक पार्टी का वोटर नहीं है इस देश में, कभी रहा नहीं है, न कभी होगा। उसका कमिटमेंट सिर्फ एक है कि भाई बीजेपी को या आरएसएस की विचारधारा को जो भी हरा सकता है इस देश में, हम उसके वोटर हैं। यही दिल्ली का वोटर, मुसलमान वोटर, जो कि
पहले कांग्रेस को 100% वोट देता था, उसी ने फिर आम आदमी पार्टी को वोट दिया। वही मुसलमान जब यूपी जाता है तो समाजवादी पार्टी को वोट देता है अगर वो बीजेपी को हरा रही होती है, बहुजन समाज पार्टी को दे देता है अगर वो हरा रही होती है भाजपा को, तो वही मुसलमान वोटर। तो सबसे नॉन कमिटल, गैर वफादार और सबसे ज्यादा अपनी विचारधारा को लेकर के समर्पित वोटर भी मुसलमान ही है। उनका सिर्फ एक एजेंडा है, जिस भी इस देश के कोने में जो भी पार्टी बीजेपी या बीजेपी की विचारधारा को हरा सकती है वो उसको वोट देगा। आप कौन सी पार्टी से आते हैं, आपका रंग काला पीला नीला हरा क्या, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माथे पे विभूति लगा के हरा सकते हैं तो आप माथे पे विभूति लगा के जाइए, वो आपको तभी वोट दे देगा। उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ बीजेपी को हराना है। उसका वोट बीजेपी को हराने में किसकी ज्यादा मदद कर सकता है, उसको वो वोट दे देता है। तो प्रियंका गौतम हारी है चुनाव, तो आप मनुस्मृति जलाने वालों को टिकट देंगे तो इतनी लैंडस्लाइड जीत में भी वो एक कैंडिडेट को जनता ने हरा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक संदेश है और बहुत बहुत बधाई है भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, चीज़ें उन्होंने ठीक की हैं, बेहतर की हैं, ज़्यादा संगठित होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इंट्रा पार्टी जो कलेश हैं उनसे उसको उन्होंने साइडलाइन किया है। और मुझे पता है कि प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि भाई ये इंट्रा पार्टी जो लड़ाई झगड़े हैं इनको बंद करो, देश सबसे पहले है, हमारी राजनीति जो है वो सर्वप्रथम है। हम सत्ता में रहेंगे तो देश के लिए कुछ कर पाएंगे, तो सत्ता में रहना जरूरी है। लीडरशिप, कौन नेता बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इन चीज़ों को साइडलाइन कराया उन्होंने। और बहुत बहुत बधाई। और ब्रांड नरेंद्र मोदी जिंदा है। यूपी की करावल सीट से भी जो वहाँ पे भी एक बाई इलेक्शन हो रहा था, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। तो मतलब ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है कि जहाँ पे योगी और मोदी का जो ब्रांड है वो काम नहीं कर रहा है। ये ब्रांड काम कर रहा है और आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादातर लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।